जय माता की। मैं पंडित सुशील पांडे आज हम आप सभी के बीच में उपस्थित हैं एक ऐसे विषय को लेकर के जिसकी आवश्यकता आपको, हमको, सभी को पड़ती रहती है। क्योंकि सभी के घर में बच्चों का जन्म होता रहता है और बच्चे मूल नक्षत्र में भी पैदा होते रहते हैं। इसको लेकर के एक बड़ा भय, बड़ा डर बन जाता है कि मेरा बच्चा मूल में पैदा हो गया, बड़ा अरिष्टकारी होगा, क्या नहीं होगा। इन सारी बातों को देखते हुए मेरे मन में आया कि आज हम आप सभी के बीच इस मूल के संदर्भ पर जो कुछ भी अध्ययन किया गया है वह आपसे साझा करते हैं। आप हमारे इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि आखिर मूल क्या है। क्या यह सच में इतना डरावना है? क्या यह सच में अशुभ ही है? ऐसा नहीं है। बहरहाल आइए बात करते हैं मूल के संदर्भ में। मूल संज्ञक 6 नक्षत्र होते हैं: अश्विनी, अश्लेखा, मघा, मूल, ज्येष्ठा और रेवती। यदि इन 6 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में जातक का जन्म होता है तो वह मूल में पैदा माना जाता है। उसके लिए मूल शांति वगैरह की विधियां होती हैं, जैसा कि आप लोग अपने पुरोहित से, पंडित जी से मिल करके करते कराते भी होंगे। और निश्चित रूप से आप लोगों के घर में कोई न कोई बच्चा मूल में पैदा हुआ होगा या नहीं पैदा हुआ होगा, तो जिसका पैदा हुआ होगा मूल शांति में आप सादर आमंत्रित रहे होंगे। आपने देखा ही होगा, वह मूल शांति पंडित जी आकर के कराते हैं। मूलतः आपको यह समझना है कि यानी 6 नक्षत्र मूल संज्ञक हैं। कौन कौन से हैं? अश्विनी, अश्लेखा, मघा, मूल, ज्येष्ठा और रेवती। इन 6 नक्षत्रों में जातक का जन्म हुआ तो जातक मूल नक्षत्र में माना जाता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि किस नक्षत्र में जन्म होने से उसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। प्रत्येक नक्षत्रों को 4 चरणों में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम आपको अश्विनी नक्षत्र के बारे में बता रहे हैं। यदि जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो वह पिता के लिए, दूसरे चरण में जन्म होता है तो अति खर्चीला माना जाता है, तीसरे चरण में जन्म होता है तो अति भ्रमणशील होता है, और चौथे चरण में जन्म हुआ होता है तो उसे शारीरिक रूप से कष्ट मिलता है, ऐसा माना जाता है। अश्लेखा नक्षत्र में यदि जन्म हो रहा है, श्लेखा के प्रथम चरण में पैदा हुआ है तो विशेष दोष कारक नहीं होता है। दूसरे चरण में पैतृक संपत्ति की हानि का कारक माना जाता है, तीसरे चरण में माता पिता के लिए अरिष्टकारी होता है, और चौथे चरण में यदि जातक का जन्म होता है तो वह पिता के लिए अरिष्टकारी होता है। मघा नक्षत्र, यदि मघा नक्षत्र के प्रथम चरण में पैदा हुआ है तो माता पिता के लिए कष्टप्रद, दूसरे चरण में पिता के लिए कष्टप्रद, तीसरे चरण में वह शुभप्रद होता है, यानी कोई दोष कारक नहीं है, और चौथे चरण में यदि पैदा हुआ तो विद्या व धन के क्षेत्र में वह शुभप्रद होता है। यानी यह जो हमारी अवधारणाएं हैं कि मूल में यदि जातक का जन्म हुआ तो वह अशुभ ही होगा, अरिष्टकारी ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आगे यदि वह ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होता है, ज्येष्ठा के प्रथम चरण में पैदा हुआ है, तो अपने सहोदरों में से यानी अपनी मां के पेट से पैदा हुए जो सगे भाई बहनों में होते हैं उनमें से बड़े के लिए दूसरे चरण में पैदा होता है तो छोटे के लिए वह अरिष्टकारी होता है, तीसरे चरण में पिता के लिए, चौथे चरण में पैदा हुआ है तो जातक स्वयं के लिए अरिष्टकारी होता है। इसमें भी यदि ज्येष्ठा नक्षत्र और मंगलवार का दिन है, यानी मंगलवार के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र चल रहा है, और उस समय यदि कन्या जातक का जन्म होता है तो निश्चित रूप से वह अपने बड़े भाई के लिए अरिष्टकारक बनती है। ऐसा हमारे ऋषि मनीषियों ने, ज्योतिषकारों ने ऐसा माना है। मूल नक्षत्र, मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि पैदा हुआ है तो पिता की हानि, दूसरे चरण में माता की हानि, तीसरे चरण में धन का हानि
करने वाला होता है और चौथे चरण में यदि पैदा हुआ है तो जातक के लिए शुभ होता है। रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि जातक का जन्म हो रहा है तो वह राजा के समान वैभवशाली होता है। दूसरे चरण में तमाम भौतिक सुख सुविधाओं को भोग करने वाला होता है। तीसरे चरण में पैदा हुआ है तो जातक धनवान होता है। यदि चौथे चरण में पैदा हुआ है तो वह माता पिता के लिए अरिष्टकारी होता है। उसमें भी ज्योतिष ग्रंथों में यह कहा गया है कि यदि वह चौथा चरण दिन में हो तो पिता के लिए, रात्रि में हो तो माता के लिए अरिष्टकारक होता है, और यदि संध्या के समय हो, यानी वह चौथा चरण संध्या के समय हो और जातक का जन्म संध्या के समय हो रहा है तो निश्चित रूप से वह अपने लिए अरिष्टकारी बनता है, ऐसा ज्योतिषकारों ने माना है। यह तो हुई मूल संज्ञक नक्षत्रों और उन नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक के लिए शुभाशुभ फलों के संदर्भ में बातें। लेकिन हमें इन सब फलों और जातक के मूल में जन्म होने का निर्णय करने से पहले यह भी जान लेना परम आवश्यक होता है कि आखिर मूल है भी कि नहीं। मात्र इन मूल संज्ञक 6 नक्षत्रों में जन्म लेने भर से ही मूल नहीं माना जाता, क्योंकि मूल का वास देखा जाता है। जैसे आप भद्रा का वास देखते हैं, कभी भद्रा आकाश में, कभी पाताल में और कभी धरती पर पाई जाती है, इसी तरह से मूल का भी वास जो होता है वह आकाश में, धरती पर और पाताल लोक में पाया जाता है, ऐसा ज्योतिषकारों ने माना है। और यह भी कहा है कि जब मूल का वास धरती पर हो उसी समय इन किन्हीं मूल संज्ञक नक्षत्रों में से किन्हीं में से यदि जातक का जन्म होता है तो उसे मूल में पैदा हुआ माना जाएगा और मूल शांति आदि की जो बातें हैं वह की जाएंगी, या मूल के जो अभी अभी मैंने फल बताए हैं, शुभ अशुभ फल जो कहे गए हैं, उन फलों का विचार किया जाएगा, अन्यथा नहीं। आपको यह भी जानना चाहिए आखिर मूल का वास कब और कहाँ होता है। इसके बारे में जो हमारे ग्रंथों में मिला है, स्वर्गे शुचि प्रौष्ठ प्रदेश माघे भूमौ नभः कार्तिक चैत्र पौषे मूलं हधातस्तो तपस्यां वैशाखे शुक्रेषु मृखध्वज तत्र। अर्थात आषाढ़, ध्यान से सुनिएगा, आषाढ़, भाद्रपद, आश्विन, माघ मास में मूल का वास स्वर्ग में होता है। श्रावण, कार्तिक, चैत्र व पौष मास में मूल का वास पृथ्वी पर होता है। फाल्गुन, अगहन, वैशाख, ज्येष्ठ मास में मूल का वास पाताल में होता है। तो जब मूल का वास पृथ्वी पर पाया जाए उसी समय मूल का विचार किया जा सकता है, उसके शुभ अशुभ फलों के बारे में विचार किया जा सकता है, अन्यथा वह अविचारणीय होगा। इसलिए इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आगे हम आपको बताते हैं कि इसमें भी आप लोग सुनते होंगे कि अभुक्त मूल, एक अभुक्त मूल भी बनता है। वह कब बनता है? वह बड़ा अरिष्टकारी होता है, माना गया है। लेकिन वह अभुक्त मूल का भी विचार तभी होगा जब मूल का वास धरती पर होगा। यदि उसका वास स्वर्ग में है अथवा पाताल में है तो वह अविचारणीय है, कतई विचार नहीं किया जाएगा। न तो उसका कोई अशुभ फल मिलेगा, न उसका कोई शुभ फल मिलेगा। बहरहाल अब हम आपको बताते हैं कि अभुक्त मूल में जातक को या फिर उसके माता पिता को अथवा तीनों में से किसी एक के लिए निश्चित रूप से अरिष्टकारक होता है। ऐसे में उत्पन्न जातक के साथ उपरोक्त में से किसी एक या फिर तीनों के साथ अनिष्ट होने की प्रबल संभावना बनती है और अनिष्ट होते हुए देखा भी गया है। यहां समझना यह है आपको कि आखिर अभुक्त मूल होता कब है।
किस समय को हम अभुक्त मूल में गणना करें। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनेंगे, निश्चित रूप से समझ में आएगा। कहा गया है ज्येष्ठा के अंत की और मूल के आरंभ की 4-4 घटी मिलाकर यानी कुल 8 घटी का समय अभुक्त मूल का समय होता है, ऐसा ब्रह्मर्षि नारद का मत है। फिर से समझ लीजिए, ज्येष्ठा के अंत की 4 घटी और मूल नक्षत्र के आरंभ की 4 घटी यानी ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की 4 घटी और मूल नक्षत्र के आरंभ की 4 घटी अभुक्त मूल माना गया है, ऐसा ब्रह्मर्षि नारद का मत है। इस संदर्भ में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का क्या मत है? वे कहते हैं कि ज्येष्ठा के अंत की 1 घटी और मूल नक्षत्र के आरंभ की 2 घटी यानी कुल मिलाकर के 3 घटी का समय अभुक्त मूल का समय माना गया है। देवगुरु बृहस्पति के मतानुसार ज्येष्ठा के अंत की आधी घटी यानी इन्होंने बहुत और भी सूक्ष्म कर दिया, ज्येष्ठा नक्षत्र के अंत की आधी घटी और मूल नक्षत्र के आरंभ की आधी घटी यानी कुल मिलाकर के 1 घटी का समय अभुक्त मूल का समय माना गया है। लेकिन इसमें एक लेकिन है, समय की गणना करते समय मानवीय भूल हो जाने के नाते चूंकि वशिष्ठ के मत में 3 घटी दिया गया है, देवगुरु बृहस्पति के मतानुसार मात्र 1 घटी दिया गया है और ब्रह्मर्षि नारद देवर्षि नारद के अनुसार 4 घटी दिया गया है। मानवीय भूल के चलते हम अभुक्त मूल की गणना करते हुए गलतियां कर सकते हैं, इसलिए विशेषतया देवर्षि नारद का जो मत है, जो 4 घटी का बताया गया है, उसी को ज्यादातर प्रचलन में लिया जाता है, उसी को मान्यता दी जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आखिर अभुक्त मूल कब आता है, और यदि जातक का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हो ही गया है तो उसकी शांति करानी चाहिए, वह हम आगे बताएंगे। यह जो तीनों मत हैं, इन तीनों मतों को ध्यान से सुन लिए, आप समझ लिए। चूंकि अभुक्त मूलं घटिका चतुष्टयं ज्येष्ठात्यमूलादिभवं हि नारदः वसिष्ठ एकादृष्टिमिति जगो बृहस्पतिस्त्वमेव घटी प्रमाणकम्। ये मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाया है, यह ग्रंथों से है, यानी तीनों के मतों का एक में समावेश करके यह ज्योतिष ग्रंथ कहता है। लेकिन विशेषतः आप नारद के मतों को माने। यदि जातक का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हो ही गया है तो बहुत कुछ परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए उन्हीं ऋषि महर्षि मनीषियों ने, जिन्होंने हमें यह बताया है, जिनके ग्रंथों से हम यह जानते हैं कि यह समय मूल का है, यह समय शुभ है, यह समय अशुभ है, वही लोग ढेर सारे उपाय भी बता के गए हैं। हमें उस पर भी ध्यान देना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि अभुक्त मूल नक्षत्र में जातक का जन्म हो गया है तो उसके दुष्प्रभाव से बचने के लिए योग्य ब्राह्मणों के सानिध्य में मृत संजीवनी महामंत्र का जप करना श्रेयस्कर होता है। इन सब उपरोक्त तथ्यों को समझते हुए, और जो मेरा अपना विचार है कि प्रथमतया तो नवजात शिशु के जन्म के समय मूल आदि के होने और न होने का बहुत बारीकी से, बड़ी गहनता से अध्ययन करना चाहिए। और उस अध्ययन करने के पश्चात, अध्ययन कैसे करेंगे? ज्योतिष के सूत्रों के आधार पर अध्ययन करेंगे। और उसके पश्चात यदि यह निर्णय हो ही जाता है कि जातक मूल संज्ञक किन्हीं नक्षत्रों में पैदा हुआ है, मूल का वास धरती पर है या अभुक्त मूल में पैदा हुआ है, तो उसके लिए जो हमारे ऋषि मनीषियों ने बताया है, जैसे मूल संज्ञक नक्षत्रों में पैदा हुआ है तो मूल शांति की विधियां होती हैं। आप पंडित जी से मिलेंगे, पुरोहित जी से मिलेंगे, वो आकर के मूल शांति करा देते हैं। यदि अभुक्त मूल में पैदा हुआ है तो मृत संजीवनी मंत्र के जप का विधान शास्त्र बताता है। लेकिन अनावश्यक रूप से मूल के न होते हुए भी
धरती पर न होते हुए भी, उनके शुभ और अशुभ फलों को न जानते हुए भी, मात्र इतना ही सुन लेने भर से कि अरे मेरे घर का बच्चा जो है मूल में पैदा हो गया है, यह बड़ा अरिष्ट हो जाएगा, इसके चलते मन में एक भय व्याप्त होगा और नवजात शिशु के आगमन पर जो हर्ष के साथ, प्रसन्नता के साथ हम उसका स्वागत करते हैं, एक उत्सव मनाना चाहते हैं, वह हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भ्रामक तथ्यों से बचिए। मूल कोई अरिष्टकारी नहीं होता है। यदि अरिष्टकारक चरणों में भी पैदा हुआ है तो उसकी शांति कराई जा सकती है। उसकी शांति करा करके उन अरिष्टों को समाप्त किया जाता है। ऐसा शास्त्र कानों में माना है, ज्योतिषियों ने माना है, विद्वानों ने माना है। इसलिए जब जातक का जन्म आपके घर में हुआ है, आप प्रसन्नता के साथ सहर्ष उसका स्वागत करिए। आप अपने कुल के साथ, इष्ट मित्रों के साथ उत्सव मनाइए। मूल के लेकर के डरे नहीं, किसी भी चीज को लेकर के डरना नहीं चाहिए, क्योंकि समाज में ढेर सारी बातें बहुत भ्रामक होती हैं। मूल में बच्चा पैदा हो जाता है, पंडित जी के पास हम जाते हैं, मूल है या नहीं है या जो भी है, या तो वो बताना नहीं चाहते हैं और या तो वे खुद उन बातों को जान नहीं रहे होते हैं और हमें बता देते हैं, करे भाई तुम्हारा बच्चा तो मूल में पैदा हुआ है, बड़ा अरिष्टकारी हो जाएगा। अब मेरे भीतर एक डर बैठ गई। जी ऐसा नहीं है। आप अपने घर में आए हुए नवजात शिशु का स्वागत करें, उत्सव मनाएं, प्रसन्न हों। आशा करता हूं कि मूल के संदर्भ में आपको मैं बड़ी सरलता से संपूर्ण जानकारी दे पाया हूँगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इष्ट मित्रों में साझा करें। समय समय पर हम आपके बीच में ऐसे ही जिन बातों पर भ्रम खड़ा किया जाता है, जिन बातों को लेकर के डर पैदा किया जाता है, उन सब का स्पष्टीकरण, तीज त्योहार व्रत पर्वों का स्पष्टीकरण, ज्योतिष आदि के संदर्भ में, ग्रहों आदि के संदर्भ में, उनके फलित आदि के संदर्भ में, उनके उपायों आदि के संदर्भ में, पूजा पाठ अनुष्ठान आदि के संदर्भ में ढेर सारी बातें हम आपको बताते रहेंगे जो कि प्रामाणिक होंगी और तार्किक होंगी। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं अपने स्तर से समाज का अध्ययन भी करता रहता हूं, ढेर सारे विषयों को लेकर के। आगे हम आपको समाज का अध्ययन किस विषय पर करने के पश्चात क्या चीजें मिलती हैं, हम आपको वह भी साझा करेंगे। और दूसरे, मुझे लिखने का बड़ा शौक है, तो मैं कुछ कविताएं भी लिखता हूं। कभी मन करेगा मेरा तो मैं आपके बीच अपनी उन कविताओं को भी साझा किया करूंगा। आप लोग हमसे जुड़ें, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और साझा करें। भगवती आपका कल्याण करें। जय माता की।